हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन अगेन कंपनी लॉ के एमसीक्यूज पे होने वाला है। हमने कंपनी लॉ के एमसीक्यूज पे ऑलरेडी 4 क्लास अपलोड कर दी है एंड आज हम लोग 5th क्लास में अप्रॉक्स 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद कंपनी लॉ के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिकली जितने भी एमसीक्यूज हम अपलोड कर रहे हैं ना, ये हर एक एमसीक्यू कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर आप प्रिपरेशन करें एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की, बीकॉम के रेगुलर एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स, यूजीसी नेट या कोई भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखोगे ना, तो वहां ये कंपनी लॉ एक रेलेवेंट सब्जेक्ट माना जाता है और इसके जितने भी रेलेवेंट एमसीक्यूज एग्जाम में कवर कर सकते हैं वो हमने इन सीरीज में कवर कराया है। आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड एक और रेलेवेंट बात बता दें कि कंपनीज एक्ट 1956 से देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में कवर कर लेते हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो है कंपनीज एक्ट 2013। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां 1956 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, बट हम उनके सेक्शंस ना कवर करके कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उसी पे डिस्कशन करेंगे। हमने कंपनीज एक्ट 1956 वर्सेस कंपनीज एक्ट 2013 में जो डिफरेंसेस हैं उन पे भी क्लास अपलोड की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं कवर की है ना, तो वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि 1956 एंड 2013 में क्या डिफरेंस है। क्लियर? चलो अब आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड टू ऐड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम। ये तो सबको पता है कि जो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, इनको अपने नाम के आगे लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड यूज करना होता है। लिमिटेड यूज करना होता है पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट लिमिटेड यूज करना होता है प्राइवेट कंपनीज को। बट कुछ ऐसी कंपनीज है ना जिनको ये सफिक्स यूज करने की जरूरत नहीं, उनको एग्जेम्पशन मिला है। किनको? सेक्शन 8 कंपनीज को। अब आप पूछोगे मैम सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती है? सेक्शन 8 कंपनीज होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनी हो, दैट इज जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनको इस चीज से एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो अपनी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड टर्म यूज करें। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, डिफंक्ट और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनी है, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एज पर सेक्शन 8 उनको एग्जेम्प्ट किया गया है ये सफिक्स यूज करने से। मतलब वो अपनी कंपनीज के नाम के आगे ना तो लिमिटेड टर्म यूज करेंगी ना ही प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन अ प्राइवेट कंपनी कैन वॉलंटरली कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से पब्लिक कंपनी में कब कन्वर्ट हो सकती है? एज पर सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट है कि वो पब्लिक कंपनी लिमिटेड में खुद को कन्वर्ट कर सकती है। बट इसमें ना कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं कि पहला तो उनको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। दूसरा, उनको वहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है। एंड तीसरा, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करना होता है। क्लियर? अब प्राइवेट कंपनी है तो नो डाउट 2 मेंबर्स होंगे, बट अगर पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट हो रहे हो तो मिनिमम आपको कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए? 7। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो वॉलंटरली कन्वर्ट हो सकते हैं, एज पर सेक्शन 18, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one or of the following companies a member does not have a right to appoint proxy। पहले तो ये समझो कि प्रॉक्सी मतलब क्या होता है। कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग पावर होता है, ठीक? तो अब अगर कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग कंडक्ट हो रही है, तो उनको वोट देना होगा। एंड अगर वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस टाइम मीटिंग कंडक्ट हो रही है, उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने बिहाफ पे ना किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे जाकर के वोट करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास ये राइट नहीं है, मतलब मेंबर्स के पास ये राइट नहीं कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सके। देखो, वैसे तो जो सेक्शन 8 कंपनीज है ना, उनके पास भी ये राइट नहीं है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट करें। एंड ये जो प्रॉक्सी का सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 105। ये प्रॉक्सी का सेक्शन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013।
इसमें ये चीज मेंशन किया है कि अगर कोई कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उनके मेंबर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट करें, ठीक है। बट अगर उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये राइट दे रखा है, तब वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर। ऑप्शन देखते हैं, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब देखो, प्राइवेट कंपनीज की तो हम वैसे भी बात नहीं करते, हम जनरली जब भी बात करते हैं प्रॉक्सी की, वोटिंग पावर की, तो हम किस तरह की कंपनी की बात करें? पब्लिक कंपनी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वहां मेंबर्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो प्रॉक्सी इशू करें, और अगर उनको ये राइट देना है तो उस केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज मेंशन करनी होगी। क्लियर। नेक्स्ट लिखा, इन केस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शुड बी गिवन विद इन हाउ मेनी डेज। आपको कम से कम 21 डेज पहले नोटिस देनी होती है अगर नॉन प्रॉफिट कंपनीज है और वहां जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो उस केस में आपको कम से कम 21 डेज पहले की नोटिस इशू करनी होती है। क्लियर। और ये दिया हुआ है एज पर सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी कैन फ्रीली कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी अंडर विच सेक्शन? अभी ऊपर बताया है सेक्शन 18, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज, प्राइवेट कंपनीज के केस में क्या वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं। प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सेप्टेबल, नन ऑफ दीज। प्रोहिबिटेड। जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो अपने डायरेक्टर्स से, रिलेटिव से, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, बट एज पर सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो पब्लिक से किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, XYZ companies having 10% share capital held by another public company and 35% held by central government and 55% held by people, then that company is, यहाँ देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना होल्ड किया? ओनली 35%। अगर CG, SG या दोनों मिला करके 51% होल्ड करते, तब ये किस तरह की कंपनी हो जाती? गवर्नमेंट कंपनी। बट क्योंकि यहाँ सिर्फ 35% उनके पास है और बाकी 65% की होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक की, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द MOA इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? ये याद रखना कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके जो सिग्नेटरीज होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 2, तो 2 ही लोग कम से कम MOA को साइन करेंगे। वैसे अगर पब्लिक कंपनी का पूछता तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 7। तो MOA को साइन करने के लिए जो सिग्नेटरीज है वो 7 होने चाहिए, ठीक है। और 1 पर्सन कंपनी में 1। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा B2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस? इसमें से ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है? अब प्रोस्पेक्टस तो तब इशू होता है जब आप पब्लिक से पैसे लेते हो। अगर आप पब्लिक से पैसे ले ही नहीं रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस की भी जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी इन केस ऑफ राइट इशू, स्वेट इक्विटी इशू, ऑल ऑफ दीज। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती और उस केस में उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज जनरली नॉट मैंडेटरी टू बी केप्ट बाय अ कंपनी? अब देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो मेंशन किया गया है वो किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें 4 तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में मेंशन किया है। एक तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, सेल्स एंड परचेजेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज, और एक दिया हुआ है आइटम ऑफ कॉस्ट, कि कितने आइटम ऐसे हैं, मतलब जो भी आइटम्स आप सेल कर रहे हो उनकी कॉस्ट क्या है। बट डिटेल ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसके बारे में कहीं पे भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 कंटेन नहीं कर रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वो पार्ट नहीं माना गया है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि बोला है कि इसमें से आपको कौन सा पार्ट या कौन सी बुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस द रिफंड इज मेड विद एन इंटरेस्ट एट द रेट। अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये रिफंड है 12 to 15%, और
अगर देखा जाए तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम लिमिट ही लेते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 15%। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर्स है वो आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, बट अगर यही प्राइवेट कंपनी के केस में पूछा होता तो प्राइवेट कंपनी में वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है। यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ। देखो दो तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, एक तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन का, और एक सर्टिफिकेट मिलता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, बट अगर प्राइवेट कंपनी की जगह यहाँ पब्लिक कंपनी के बारे में पूछता तो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस तब स्टार्ट करती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, what is punishment for directors, promoters and other persons for misrepresentation in prospectus? अगर आपने प्रोस्पेक्टस में मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, किसी तरह का कोई ऐसा डिस्क्लोजर किया है जो कि गलत है, तो डायरेक्टर को, प्रमोटर को और बाकी पर्सन को क्या पेनाल्टी लगेगी? 50,000 to 3 लाख, 3 years imprisonment, both A and B, none of these। इस केस में देखो सिविल लाइबिलिटी भी है एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है, तो यहाँ 50,000 से लेके 3 लाख तक की पेनाल्टी भी है, या 3 साल की इम्प्रिजनमेंट जेल है, या दोनों भी एप्लीकेबल हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द टर्म कंपनी इज डिफाइंड? सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, 3 सबसेक्शन 1, 4 सबसेक्शन 1, 2 सबसेक्शन 10। ये 2 सबसेक्शन 10 नहीं होगा, 2 सबसेक्शन 20 होगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये मिसप्रिंटिंग है। नेक्स्ट, address of the registered office is situated in MOA, AOA, prospectus, none of the above। No doubt करेक्ट आंसर होगा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है। क्लास अगर अभी तक नहीं कवर किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, द वर्ड अल्ट्रा वायर्स मीन्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर ऑफ अ कंपनी। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा ए, बियॉन्ड द पावर। ये सब सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, if company is limited by shares then what is the liability of members? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस केस में आपने जितना भी शेयर खरीदा है उस पर जितना अनकॉल्ड अमाउंट है सिर्फ उतना ही आपसे मांगा जा सकता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं मांगा जा सकता। मतलब अगर मान लो आपने 10,000 शेयर्स खरीदे 10 रुपए के और आपने इस पे पेमेंट किया है सिर्फ 8 रुपए का, तो कंपनी आपसे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए की डिमांड कर सकती है? 10,000 इंटू ₹2। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कट कर देंगे, ये रेलेवेंट है। नेक्स्ट चलेंगे 20 पे। द मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू एज पर सेबी गाइडलाइंस। ये सबको पता होगा कि नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू का 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। 25%, 30%, 40%। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बनने के बाद बना बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब अभी तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसके पहले ही आपने वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कंपनी बनने के बाद कंपनी पे एप्लीकेबल हो। देख लेते हैं ऑप्शन, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी can borrow funds after incorporation, after obtaining certificate to commence business, after holding first annual general meeting, none of the above। देखो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हो गया प्राइवेट कंपनी फंड्स बोरो कर सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ना, फंड्स बोरो करने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिए होगा। नेक्स्ट, द मेन सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिकॉर्ड विद अमाउंट्स पेबल इन। जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ कैश में होता है, कैश के अलावा किसी भी फॉर्म में ये नहीं रिसीव होगा। कैश ओनली, काइंड ओनली, कैश एज वेल एज काइंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैश ओनली। नेक्स्ट, इन केस ऑफ शेयर्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन विल बी। अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स के केस में मैक्सिमम होती है 5%, और यही अगर क्वेश्चन में हमसे डिबेंचर्स का पूछा होता तो हो जाता 2.5%। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the rule of majority is not applicable when the act done is illegal, the act done is ultra vires the company, the act done constitutes a fraud, all of the above। देखो रूल ऑफ मेजोरिटी ना तब एप्लीकेबल होता है जब आपने कुछ ऐसा किया हो जो लॉ के अगेंस्ट हो। तो नो डाउट इलीगल भी सही है, अल्ट्रा वायर्स भी सही हो, फ्रॉड भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट, what is a maximum period for which deposits can be issued? 36 months, 24 months, 12 months, none of these. जो मैक्सिमम पीरियड है ना वो 3 इयर्स का माना जाता है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए 36 मंथ्स. नेक्स्ट, द पर्सन हु इज होल्डिंग शेयर वारंट विल बी डैश ऑफ द कंपनी. सबसे पहले तो समझो व्हाट इज शेयर वारंट. देखो शेयर वारंट ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर्स को एक फिक्स प्राइस पे परचेज कर पाएगा एट अ फ्यूचर डेट. ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पे आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको परचेज कर सकते हो. तो नो डाउट हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास शेयर वारंट है, मतलब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ये राइट है कि हम कंपनी के शेयर्स को एक फिक्स प्राइस पे परचेज कर सकते हैं किसी भी फ्यूचर डेट पे. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम कंपनी के क्या हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए. बट क्या हम कंपनी के मेंबर होंगे? नहीं. कंपनी के मेंबर हम तभी बन सकते हैं जब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम हो. क्लियर? तो अगर हमसे पूछा है कि वो पर्सन जिसके पास शेयर वारंट है, तो नो डाउट वो क्या होगा, कम से कम वो शेयर होल्डर तो होगा ही होगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द कंपनी इज अ राइट ऑफ द मेंबर्स, which of the following is the right of the members of a company? Right to have shares, right to appoint auditor, right to appoint director, all of these. No doubt अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेंबर्स के, तो कंपनी के मेंबर्स के पास ये सारे राइट्स अवेलेबल है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, द कैपिटल विच इज अ पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप इज कॉल्ड. जब कंपनी बंद होने वाली हो, सिर्फ उस टाइम पे आप इनमें से कौन सा कैपिटल कॉल कर सकते हो? ऑप्शन देखते हैं, इशूड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल. नो डाउट करेक्ट आंसर होगा रिजर्व कैपिटल, क्योंकि रिजर्व कैपिटल एक ऐसा अनकॉल्ड कैपिटल है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल्ड अप कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की बात करें तो ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए 1 ईयर. नेक्स्ट, quorum should be present at the commencement of meeting, middle of the meeting, end of the meeting, any time during meeting. quorum की बात करें ना तो quorum हमेशा मीटिंग के स्टार्टिंग में अवेलेबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए. अगर मीटिंग कंडक्ट होने के 30 मिनट के अंदर अंदर quorum नहीं पूरा हुआ, तो उस केस में सेम मीटिंग को हम नेक्स्ट वीक सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पे अडजर्न कर देते हैं. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग. नेक्स्ट, within 30 days of completion of buyback, company shall file the details with whom? Buyback कंप्लीट हो गया तो 30 दिन के अंदर अंदर उनको सारी की सारी डिटेल फाइल करनी होती है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज वेल एज सेबी. तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, द कंपनी मस्ट डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट विद इन हाउ मेनी मंथ्स ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर ट्रांसफर. अब यहां देखो 30 डेज का टाइम दिया गया है, दैट इज 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है. किस चीज के लिए? ट्रांसफर के लिए. 3 months, 2 months, 5 months, none of these. करेक्ट आंसर होगा डी, none of these. नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑन हिज ओन मोशन डैश ऑल्सो ऑर्डर अ पोल, मस्ट, शुड, मे, none of these. चेयरमैन जो है वो पोल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं. नेक्स्ट, ओन फंड्स आर कॉल्ड डिबेंचर कैपिटल, शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल, none of these. जो ओन फंड्स है वो क्या होगा बेटा? शेयर कैपिटल होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग? स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 month to 6 months है, मतलब 1 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर आप ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो. 1 to 5 months, 1 to 6 months, 1 to 9 months. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन फाइलिंग द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू चार्ज, देन पेनाल्टीज अप टू हाउ मेनी थाउजेंड्स? In case of any default is made in filing the particulars related to charge, then penalty is, अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी तरह का कोई एरर किया तो उस केस में ना कंपनी के लिए लायबिलिटी जो है अप टू 10 लाख की है, एंड जो भी अपार्ट फ्रॉम कंपनी होंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, उन पे लायबिलिटी है 25,000 to 1 लाख प्लस 6 months इम्प्रिजनमेंट. क्लियर? तो यहां ऑप्शन देखो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, none of these. करेक्ट आंसर होगा डी, none of these, क्योंकि आज पर कंपनीज एक्ट 2013 अब जो लायबिलिटीज है वो ये है जो हमने यहाँ मेंशन किया है. कंपनी के लिए 10 लाख एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए 25,000 to 1 लाख प्लस 6 months की इम्प्रिजनमेंट, दैट इज जे. नेक्स्ट,
Every other establishment other than factory in which there are more than employees must be to come under payment of bonus act. अगर 20 एम्प्लॉय से ज्यादा है तो उस केस में वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का पार्ट होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस इज नीड नॉट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. देखो, आपको कौन सा रेजोल्यूशन फाइल नहीं करना होता है जो कि रूटीन वर्क से रिलेटेड हो, डेली एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो. स्पेशल रेजोल्यूशन, resolution of board relating to appointment of a managing director, resolution approving the appointment of a sole selling agent, and ordinary resolution. No doubt correct answer होगा C, क्योंकि ये बेसिकली रूटीन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट, रिटर्न पेड ऑन शेयर. शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिविडेंड. अब ये नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू कंपनीज लॉ. अगर इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं कवर की है तो हमने कंपनीज लॉ के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से सारी क्लासेस कवर कर लेना. एंड पीडीएफ हमने पहले बताया कि टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना. हमने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पे भी आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हो. एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना. चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे के क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए. अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कंपनीज लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.